नमस्कार, मैं हूं रमेश अवस्थी। हमारे खास कार्यक्रम समय संवाद में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं प्रदेश के स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी। सौम्यता, सरलता भी इनकी राजनीति में एक पहचान है। आज हम इनसे वैक्सीन, कोरोना और राजनीति से जुड़े कई पहलुओं पर बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले जान लेते हैं इनके राजनीतिक जीवन के। अतुल गर्ग स्वास्थ्य राज्य मंत्री। स्वभाव से बेहद ही मृदुभाषी, संवेदनशील व अनुशासित व्यक्तित्व वाले अतुल गर्ग किसी भी काम को न केवल मन और मेहनत से करते हैं, बल्कि नए नए सुझाव भी देते रहते हैं। वर्तमान में वो उत्तर प्रदेश सरकार में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं और अपनी जिम्मेदारी और दायित्व पूरी ईमानदारी से निभा रहे हैं। उनकी प्रतिभा का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जिन इंजीनियरिंग कॉलेजों में उन्हें काम करने का मौका मिला, वहां के छात्रों को उन्होंने न सिर्फ स्टार्टअप के गुर सिखाए, बल्कि 40 से अधिक कंपनियां खुलवाईं और इन सभी कॉलेजों और छात्रों ने पूरे उत्तर प्रदेश में नाम कमाया। इतना ही नहीं, उनके नाम कई ऐसे सराहनीय काम दर्ज हैं जो समाज में पिछड़ गए थे। उन युवक युवतियों को निःशुल्क मोटर वाइंडिंग, मोटर मैकेनिक, एसी, टीवी, फ्रिज मैकेनिक, मोबाइल फोन रिपेयर, फूड प्रोसेसिंग, कंप्यूटर ट्रेनिंग, सिक्योरिटी गार्ड, स्वरोजगार प्रशिक्षण कराए, जिससे वो जीवन यापन कर सकें। साथ ही छोटे छोटे स्कूलों में कंप्यूटर क्लास खुलवाई। इनमें से एक सेंटर, जिसका उद्घाटन किरण बेदी जी ने किया, वो अब भी संचालित हो रहा है। अतुल गर्ग जी पूर्व मेयर दिनेश चंद्र गर्ग जी के बड़े बेटे हैं। अतुल जी ने अपने कॉलेज की पढ़ाई गाजियाबाद से पूरी की। बीकॉम की पढ़ाई पूरी करने के बाद अपने व्यावसायिक कार्य में जुट गए। बीजेपी व अलग अलग संगठनों में काम करते हुए समाज में अपनी अलग पहचान और विश्वास अर्जित किया। दमयंती गोयल, सुनील शर्मा और राजनाथ सिंह के चुनाव में प्रचार और संयोजन की जिम्मेदारी भी अतुल गर्ग जी ने सफलतापूर्वक निभाई। उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई, उन्होंने उसे बखूबी पूरा किया और अब भी निरंतर जारी है। अभी आपने देखा अतुल गर्ग जी का राजनीतिक जीवन। गर्ग साहब, हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है आपका। गर्ग साहब, आपके पास स्वास्थ्य विभाग है। स्वास्थ्य विभाग पे हम बातचीत करेंगे, लेकिन इससे पहले हम जरूर जानना चाहते हैं कि जो आपकी राजनीतिक पारी है, आप समाज सेवा करते थे, पिताजी लगभग 10 साल गाजियाबाद में मेयर रहे, तो ये राजनीतिक यात्रा जो शुरू हुई वो कहाँ से शुरू हुई और आज यहाँ पर हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? 1967 में पिताजी ने चुनाव संयोजक का काम संभाला प्रकाशवीर शास्त्री के एमपी के इलेक्शन में। वो उनके चुनाव संयोजक थे पूरे लोकसभा के, जब लोकसभा बहुत बड़ी हुआ करती थी। मेरठ तक भी लोकसभा थी उस जमाने में, गाजियाबाद से लेकर के। तो तब से मुझे याद है जब मैं 10 साल का रहा हूँगा, और उसके बाद से कोई चुनाव ऐसा नहीं रहा कि जिसमें पिताजी या तो खुद चुनाव लड़े होंगे या चुनाव संयोजक रहे होंगे। 1968 में शायद पहली बार दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय अध्यक्ष बने थे कालीकट में। तो पिताजी की उंगली पकड़ के मैं उस जुलूस में साथ था। दीनदयाल उपाध्याय जी का भाषण मैंने अपने कानों से सुना था पहली बार जब वो बोले थे। तो इसे राजनीतिक यात्रा तो नहीं कह सकते थे, लेकिन इतना जरूर है कि बचपन से ही आना जाना हमेशा रहा। अटल जी की सभा कहीं भी होती थी, या जगदीश शर्मा जी थे, एक बहुत बड़े स्पीकर थे जनसंघ के उस जमाने। शिक्षा दीक्षा सब गाजियाबाद से हुई आपकी? हाँ, सब गाजियाबाद। क्या शिक्षा दीक्षा हुई? बीकॉम मैंने किया है गाजियाबाद से, एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से बीकॉम। तो पिताजी चाहते थे आप राजनीति में आए? पिताजी ही चाहते थे मैं राजनीति में, वो बहुत डरता था। मुझे लगता था कि ये बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है, तो मेरा संकोच बहुत था। तो पिताजी ने मेरे को एडवाइस करा कि नहीं, तुम पैरों पर खड़े हो गए हो, आर्थिक रूप से भी तुम्हारा काम ठीक है, तो अब तुम्हारे को समाज सेवा में आना चाहिए और ये अच्छा माध्यम है। आप भी कई नेताओं के चुनाव संयोजक रहे, राजनाथ जी के भी आप चुनाव मैं राजनाथ सिंह जी का भी चुनाव संयोजक रहा, मैं जनरल वीके सिंह का भी चुनाव संयोजक रहा, और उससे पहले सुनील शर्मा जी का प्रचार प्रमुख और
परोक्ष रूप से चुनाव संयोजक रहा। उससे पहले सुनीता दयाल जी का भी चुनाव संयोजक प्रचार प्रमुख रहा। दमयंती गोयल जी के चुनाव में भी मेरे को काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने को मिली थी। वो मेरा शौक था। अच्छा, ठीक है, पर कभी खुद चुनाव लड़ूंगा ये मैंने सोचा नहीं था। लेकिन खैर साहब, हमने देखा है कि राजनीति में लोग आते हैं, एक पार्टी व्यक्ति विशेष के हो जाते हैं, लेकिन आपका हमने देखा है कि चाहे कोई दल हो, गर्ग साहब का सब सम्मान करते हैं, सबसे अपना आपका अच्छा संबंध रहता है। ये भी एक विशेष बात रही है। ये पिताजी का गुण रहा पारिवारिक पुराना जी। और जब इतनी इज्जत या इतना सम्मान अगर सामने वाला दे रहा है, सभी पार्टियों ने पिताजी के लिए बहुत सम्मान दिया, तो वो जो एहसान है सभी पार्टियों के स्थानीय नेताओं का, तो वो तो मेरे को हमेशा याद रखना चाहिए और है भी। वो मेरे लिए कुछ करें या ना करें, लेकिन मैं तो चाहे केसी त्यागी तो अपने साथ हैं, राजेंद्र चौधरी का मैंने नाम बताया, चाहे वो सपा में थे तो एक बार मैंने फ़ोन किया उन्हें, मैंने कहा भाई साहब आपसे कुछ काम है, तो बोले मैं परसों गाज़ियाबाद आ रहा हूँ। तो मैंने कहा ठीक है भाई साहब आप बता देना, मैं मिल लूँगा आकर के। समाजवादी पार्टी सत्ता में थी और वो मंत्री थे, तो थोड़ी देर बाद 2 दिन बाद फ़ोन आया कि मैं तुम्हारे घर आ रहा हूँ। तो समाजवादी पार्टी का मंत्री एक अदने से आदमी के टेलीफोन पे कि मेरे को कुछ काम है, तो मेरे से काम पूछने मेरे घर आ जाए, तो क्या हम इसे भूल सकते हैं? लेकिन गाज़ियाबाद की अगर बात की जाए तो गाज़ियाबाद का एक जो बेसिक स्ट्रक्चर है या वहाँ का एक माहौल है, तो उसमें अपराध है, मेडिकल है और शिक्षा है। ये इसका पूरा उपचार नहीं हो पाया या इस पर हमेशा फोकस रहा है। अपराध कंट्रोल नहीं हुआ, शिक्षा की भी उतनी अच्छी व्यवस्था नहीं हो पाई, और स्वास्थ्य की भी बात की जाए तो उतनी स्वास्थ्य सेवाएं भी नहीं गाज़ियाबाद में है जिसका गाज़ियाबाद हकदार है। ऐसा है कि मैं इन दोनों तीनों का सीक्वेंस में आपको जवाब दे देता हूँ। कोई ज़माना था जब अपराध रहे होंगे गाज़ियाबाद में, तब शायद पूरे उत्तर प्रदेश में भी बहुत बड़ी मात्रा में थे। जब कल्याण सिंह जी आए तो उसमें उन्होंने अपराध पर बहुत सफल तरीके से उसको कंट्रोल किया। उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी फिर सत्ता में नहीं रही, फिर स्थिति थोड़ी सी डामाडोल होनी शुरू हुई। लेकिन अगर आप देखेंगे गाज़ियाबाद में कोई एक भी अपराध पिछले 3-4 सालों में ऐसा नहीं है जो सामूहिक रूप से, जो एक प्लान वे में हुआ हो, जो जिसे कहना चाहिए घोषित अपराधियों के द्वारा हुआ हो। रोज़मर्रा की लड़ाई झगड़े मार पिटाई कोई छोटी मोटी चोरी वगैरह इस तरह की चीज़ें हुई हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हुई हैं, पर ऐसा कोई एक गैंग बता दीजिए, ऐसा कोई एक गैंगस्टर बता दीजिए कि योगी सरकार आने के बाद में वहाँ पे कोई ऑपरेट कर रहा हो। नहीं, योगी सरकार में गैंगस्टर तो डर गए, भाग गए या जेल में चले गए, ये तो है, ये तो इसमें तो सब लोग स्वीकार करते हैं। गाज़ियाबाद में भी ये स्थिति है, कोई अपराध नहीं है, मतलब अपराध है पर वो जो अपराध उसे प्लान्ड अपराध कहा जाता है कि किसी गैंगस्टर से अपराधी कोई चौथ वसूल कर रहा है, ऐसी कोई स्थिति। लेकिन बाकी की अब बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, आप स्वास्थ्य मंत्री हैं, नोएडा जहाँ है, नोएडा में स्वास्थ्य सेवाएं अच्छी हैं, लेकिन गाज़ियाबाद में हमने देखा बहुत हॉस्पिटल अच्छे नहीं हैं, अभी भी स्वास्थ्य सेवाओं की बहुत ज़रूरत है। देखिए कि ये जैसे जैसे साइंस ने तरक्की की है वैसे वैसे बहुत माइन्यूट साइड में ये स्वास्थ्य सेवाएं जा रही हैं, वो बहुत महंगी भी हैं। कौन सी ऐसा काम है जिसको आप ये इंगित कर सकते हैं कि गाज़ियाबाद में नहीं हो रहा है? प्राइवेट सेक्टर में कोई ऐसी चीज़ नहीं है, चाहे न्यूरो सर्जरी हो, चाहे हार्ट की सर्जरी हो, ठीक है। कोरोना के अंदर भी ये समझ लीजिए कि दिल्ली से लोग बड़ी मात्रा में गाज़ियाबाद में इलाज कराने के लिए आए, दिल्ली से, ठीक है। अब मैं सरकारी हॉस्पिटल की आपसे बात करूं, कभी कल्पना की गई थी कि क्या सीटी स्कैन जैसी सुविधा सरकारी अस्पताल में बिना शुल्क के हुई है? गाज़ियाबाद के अंदर डिजिटल एक्सरे, जो बहुत महंगा एक्सरे होता है, वो गाज़ियाबाद में है। गाज़ियाबाद के अंदर डायलिसिस मशीनें 15 हैं, गाज़ियाबाद में हैं। गाज़ियाबाद के अंदर सरकारी अस्पतालों में 8 से या 12 से ज़्यादा आपके वेंटिलेटर्स हैं ऑक्सीजन देने के लिए। ये वो सुविधाएं हैं कि जो कभी गरीब आदमी सोच ही नहीं सकता था। और ये कितने समय में हुआ है? ये सब काम पिछले 3-4 साल में हुआ है।
तो ये सुविधाएं जो गाजियाबाद की आप बात कर रहे हैं, यही चाहे सीटी स्कैन की बात हो, चाहे एक्सरे डिजिटल एक्सरे की बात हो, ये सभी प्रदेश के जितने भी सरकारी हॉस्पिटल हैं उनमें उपलब्ध हो गई। करीब 65 के अंदर सिटी स्कैन है जी, पूरे प्रदेश में। पूरे प्रदेश में। तो क्या कारण है कि जितने 70 सालों में मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में थे या 65 सालों में थे, उतने उससे ज़्यादा पिछले 4 सालों में खुल गए। तो जो स्पीड है जो डेड थी, जब उसको रनवे करते हैं आप, जब उसमें दौड़ना शुरू करते हैं, तो हम अब स्पीड बननी शुरू हो गई है हमारी सरकार की। तो पूरी उम्मीद है कि 2022 में फिर से ये सरकार अपना दोहराएगी, तो ये जो छोटी मोटी जो शिकायतें ये भी दूर होंगी। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर। सहारा प्रणाम, मैं हूं उपेंद्र राय। हस्तक्षेप के इस स्पेशल एडिशन में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ श्री मनोज सिन्हा जी मौजूद हैं। केंद्र सरकार और राज्य सरकारें और स्थानीय प्रशासन के लोग मिलकर के इस संकट से उभरेंगे। भारतीय मीडिया का भी रोल मैं बहुत ही प्रशंसा करना चाहता हूँ। हमने मोटे मोटे तौर पे 3 सिद्धांतों पे काम किया। हार नहीं माननी, लड़ते रहो। हमारे दर्शकों को बताएं कि कितना नुकसान हुआ है कैप्टन साहब इस कोरोना के चलते। तकरीबन 30,000 करोड़ रुपए। तो ऐसे समय में लोग पूजा पाठ पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, यानी अंधविश्वास की तरफ ज़्यादा बढ़ने लगते हैं। अगले महीने तक मेरे ख्याल से जुलाई महीने तक हम वो इसका मेरे ख्याल से हम दवा करके वो कोरोना लोगों को होगा, इसको रोकना हमारा ये कहना भाई कोरोना किसी को नहीं होने देंगे, ये शायद भ्रम होगा। अध्यात्म एक विद्यार्थी के जीवन में कितना जरूरी है आचार्य जी? जीवन का उद्देश्य है धर्म अर्थ काम करते हुए ईश्वर की प्राप्ति करना। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय। सुशांत ने किया कि नहीं, मुझे आपकी स्क्रिप्ट पसंद नहीं है, मैं आपकी फिल्म नहीं करूंगा, तो फिर समझ लीजिए उसकी शामत आ गई। प्रधानमंत्री जी के बारे में भी आपसे एक सवाल पूछ ही लेता हूँ। ऐसी अटैचमेंट वाला, ऐसी इन्वॉल्वमेंट वाला आदमी, उसके हाथ में जब पावर आती है, इसके कारण आज वो सबके लिए एक आदर्श के रूप में हमारे सबके जीवन। लेकिन कोरोना की इस लड़ाई में सहारा न्यूज़ नेटवर्क की मुहिम है कि हमें नाउम्मीद नहीं होना है, हमें मायूस नहीं होना है, हमें अपने संकल्प की शक्ति को इस संकट से बड़ा बना के दिखाना है। ये आसमान भी जमीन पे आएगा, बस इरादों में जीत की गूंज होनी चाहिए। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं अतुल गर्ग जी। गर्ग साहब, वैक्सीन का इस समय काफ़ी हल्ला हो रहा है, विरोध में विपक्ष तमाम सवाल खड़े कर रहा है। आप जनता को कैसे ये संदेश देना चाहेंगे कि वैक्सीन बिल्कुल ठीक है और इसको आप समय पे लगवाएं? देखिए, जनता तो सारी बात समझ रही है। क्या रशिया में वैक्सीन नहीं लग रही है? क्या अमेरिका में नहीं लग रही है? क्या इंग्लैंड के अंदर नहीं लग रही है? और जितने भी छोटे बड़े देश हैं, WHO ने भी हिंदुस्तान की तारीफ़ करी है, भारत की तारीफ़ करी है। क्या ये गर्व की बात नहीं है? किसी ज़माने में हम पिछलग्गू हुआ करते थे, आज हर मामले में हम पूरे विश्व का नेतृत्व करने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, 2 वैक्सीन हमारे यहाँ से अप्रूव हुई हैं, और ये बड़ा अफसोस की बात है कि ये राजनीति का जो गिरता हुआ स्तर है, ये उसका मापदंड है कि वैक्सीन की बुराई की जा रही है। अच्छा, विपक्ष ने एक वीडियो भी वायरल किया कि बनारस में एक साइकिल पे वैक्सीन जा रही है, ये सब क्या मामला था? तो उसके 2 जवाब उन्होंने दिए। बोले साहब वो या तो कोई और लेके जा रहा था, फिर उन्होंने कहा नहीं साहब वो हमारा ट्रायल हो रहा था तो खुद हड़बड़ा गए। अब उन्हें खुद नहीं समझ में आया कि जवाब देने वालों को कि जवाब ठीक है। तो क्या आप क्या मानते हैं, ये सब क्या है? उतावलापन है, विरोध करने की जो इच्छा शक्ति है, तो उसके अंदर एक उतावलापन है कि कुछ तो ऐसा मिले कि जिसको बाउंस किया जा सके, जिसको, तो ये अधीरता है। कोरोना के नया रूप भी आ रहा है, जो सबसे ज़्यादा प्रभावी लंदन में है और भी देशों में हो रहा है। इंडिया में भी काफ़ी केसेस मिले हैं। तो कोरोना का जो नया रूप है, उससे उत्तर प्रदेश विशेषकर कैसे इससे निपटेगा, आपका विभाग कैसे निपटेगा, उसके लिए क्या तैयारी की गई? मैं उस टीम 11 की मीटिंग में था जिसमें ये डिस्कशन हुआ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत सख्ती के साथ निर्देश दिया
कि एक भी व्यक्ति एयरपोर्ट पे ऐसा ना रहे कि जिसकी चेकिंग ना हो। कुछ लोग आ चुके थे पिछले दिनों, तो जो मेरे पे जानकारी है कि 2700 से ज़्यादा लोगों का टेस्टिंग हुआ, जिसमें से 13 लोग पाए गए अभी जो लेटेस्ट पोजीशन है, और 9 लोग तो ठीक भी हो गए हैं। 4 लोग अभी भी क्वारंटाइन हैं, उनका इलाज चल रहा है। और लगातार हर स्तर पे चेकिंग चल रही है। लगभग 1.5 लाख लोगों को रोज़ चेक किया जा रहा है। कितने लोग लगभग ब्रिटेन से आए होंगे उत्तर प्रदेश में? 2700 मेरे को बताया गया। 2700 चेक कर उनको सबको चेक कर लिया गया। अगर कोरोना की ही हम बात करें तो कोरोना के लिए अभी तक सरकार ने क्या क्या प्रयास किए थे और आगे क्या योजना है कोरोना से निपटने के लिए? देखिए, बहुत आश्चर्यजनक बात बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसे इतना सीरियसली लिया कि हर रोज़ 2 घंटा मीटिंग करते थे, डेली, एक विदाउट फेल। और कोई कल्पना नहीं करता था, जैसे उन्होंने सबसे पहले कहा कि 50,000 बेड तैयार करो। उम्मीद ये थी कि 5,000 बेड भी तैयार होंगे तो बहुत हैं, तो 50,000 बेड तैयार किए गए। तो जैसे ही ये खबर दी गई कि साहब आज 51,000 बेड तैयार हो गए हैं, उसी दिन मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि 1 लाख बेड तैयार करो। ये कितना भी फैल सकता है। आज की डेट में पूरे उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख बेड तैयार हैं। 17,000 के लोग इस समय या 16,000 लोग इस समय एक्टिव हैं, ठीक है। और उसमें भी आधे से ज़्यादा लोग होम क्वारंटाइन हैं, बाकी लोग प्राइवेट या सरकारी हॉस्पिटल में हैं। लेकिन तैयारियों में कोई कमी आज तक कहीं नहीं हुई। मतलब मैं माने कि मुख्यमंत्री का ये जो दूरदृष्टि थी, उनको लगता था कि अगर फैलेगा तो हम पूरा कंट्रोल कर लेंगे। सरकार ने इसका पूरा इंतजाम कर रखा। पूरा इंतजाम किया। जैसे केंद्र सरकार ने ट्रेन के डिब्बे भेजे कि भाई अगर जरूरत पड़े तो इनके अंदर इन्हें शिफ्ट कर दिया जाए। तो मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि विनम्रतापूर्वक ये कहो कि ये पहले कहीं और भेज दें, हम उन्हें बाद में ले लेंगे जब हमें ज़रूरत पड़ेगी, जब ट्रेन डिब्बों की जरूरत नहीं। उन्हें इतना आत्मविश्वास था कि 1.5 लाख पर भी वो इसलिए रुक गए कि 1 लाख से ऊपर या 75,000 से ऊपर कभी उस बेड की ज़रूरत ही नहीं पड़ी हमारे को। कोरोना में विशेष रूप से जो पर्यटन के क्षेत्र है, वहाँ पर काफ़ी सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो पाती है। तो इसके लिए कुछ आपके विभाग ने ऐसे स्थानों को चिन्हित किया हो जहाँ पे आपकी कोई टीम हो, कुछ निर्देश उनके लिए हो, ताकि कोरोना फैले ना ज़्यादा? ये सरकार हर चीज़ की जिम्मेदारी सरकार पूरी तरह से मुझे लगता नहीं है कि ले सकती है। जो अवेयरनेस है ये सामाजिक संस्थाएं या समाज, ये देश सबको मिलकर ही लेना होता है। लेकिन अवेयरनेस बहुत बड़ी है, सरकारी प्रयास बहुत हुए हैं, लोगों को दंडित भी किया गया है, चालान भी करे गए हैं 500 रुपये का, 200 रुपये का। लाखों करोड़ों मास्क फ्री में भी बांटे गए हैं। और उसका असर ये है कि हम सब लोग कोरोना से लड़ने में कामयाब हुए हैं। डॉक्टर साहब, प्रदेश में अगर देखा जाए स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए, हॉस्पिटल की बात की जाए, तो वहाँ पर डॉक्टरों की संख्या काफ़ी कमी है। लगभग एक वरिष्ठ अधिकारी ने मुझे बताया कि लगभग 7,000 डॉक्टरों की हमारे पास कमी है। तो ऐसी स्थिति में हम कैसे निपटेंगे, चाहे स्वास्थ्य सेवाओं की बात की जाए? जब उत्तर प्रदेश के अंदर योगी सरकार आई तो लगभग जितने डॉक्टर पहले थे उससे डबल डॉक्टर हुए। बहुत बड़ी मात्रा में डॉक्टर की जो सस्पेंडेड थे किसी न किसी कारणों से, उनके केसेस का निस्तारण नहीं हो रहा था। वो सब लगभग ज़्यादातर केसेस का यथासंभव निस्तारण हो गया, ठीक है। आज आपके पास में 12,000 से ज़्यादा डॉक्टर अवेलेबल हैं, जबकि 6 या 7,000 थे। 6-7 हज़ार डॉक्टर्स की जो संख्या है वो संविदा पे भी रखी गई है, जिसके अंदर कुछ डेंटिस्ट भी हैं, ठीक है। अभी ही करीब 700 लोगों को तो अभी अपॉइंटमेंट किया गया है पिछले दिनों ही। ये बात तो सही है कि अभी भी ज़रूरत है और कुछ कमियां हैं, लेकिन मैंने जैसे कि पहले कहा कि जब आप डेड स्पीड से चलते हैं तो रेस लगाने में शुरू के कुछ मिनटों में, कुछ सेकंडों में स्पीड पकड़ती है, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे कोई भी सरकार हो। लेकिन अब मामला जो है काफ़ी अच्छी स्थिति में आ गया है। आपसे हमारी बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। यहाँ पर लेते हैं छोटा सा ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं।
उत्तर प्रदेश की उन्नति को गति प्रदान कर रही है प्रदेश विश्व स्तरीय कनेक्टिविटी। एयर, मेट्रो और सड़क कनेक्टिविटी से प्रदेश में बढ़ रहे हैं रोजगार एवं निवेश के नए अवसर। यहाँ की कनेक्टिविटी पर जो काम हुआ है उसका लाभ अब सब दूर दिखाई दे रहा है। जेवर में निर्माणाधीन एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट समेत 29 नए एयरपोर्ट परियोजनाएं प्रदेश एवं समृद्धि का प्रतीक बन गए हैं। उत्तर प्रदेश में ढेर सारी संभावनाएं विगत 5-6 वर्षों में सिविल एविएशन के क्षेत्र में डेवलप हुई हैं। हवाई मार्गों के साथ साथ प्रदेश के 7 शहरों की कनेक्टिविटी को और सुगम बना रही है मेट्रो रेल। एक और नोएडा और लखनऊ में मेट्रो रेल सफलतापूर्वक कार्यरत हो चुकी है, तो कानपुर, आगरा, प्रयागराज, मेरठ और गोरखपुर में मेट्रो परियोजनाओं पर कार्य तीव्रता से चल रहा है। जब से ये मेट्रो स्टार्ट हुई है हमारे लिए काफ़ी इजी हो गया। मैं इसके लिए सरकार का काफ़ी धन्यवाद करना चाहूँगा। प्रदेश के विकास पथ को नई ऊर्जा दे रही है राज्य में विकसित होते 1353 किलोमीटर लंबे 5 अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे। इसके साथ साथ सड़कों का चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण का कार्य भी तेजी से चल रहा है। इन एक्सप्रेसवे ने राज्य में कनेक्टिविटी के नए मानक स्थापित किए हैं, तो साथ ही एक्सप्रेसवे से जुड़ते क्षेत्रों में औद्योगिक निवेश एवं युवाओं के लिए रोजगार की अपार संभावनाएं भी बन रही हैं। बेहतर और अत्याधुनिक कनेक्टिविटी से खुल रही है उत्तर प्रदेश की प्रगति की नई राहें। ब्रेक के बाद फिर आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं स्वास्थ्य राज्य मंत्री अतुल गर्ग जी। गर्ग साहब, जिस तरह से वैक्सीन की बात हो रही है, आगे वैक्सीन लगाई जाएगी, तो क्या आपको लगता है कि जो आपके डॉक्टर हैं वो वैक्सीन सफलतापूर्वक लगा लेंगे, या इसमें कोई सेना के डॉक्टरों की या रेलवे के डॉक्टरों की भी मदद ली जाएगी? मुझे लगता है कि अभी कोई ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। इस समय जब बड़े से बड़े ऑपरेशन डॉक्टर कर रहे हैं, या कोरोना के अंदर भी बहुत बड़ा फाइटिंग की है, और जो वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो कोई खास नहीं होती है। उसके अंदर सावधानी सिर्फ इतनी होती है, किसी भी तरह की आप वैक्सीन लगवाएं, जैसे पोलियो की भी लगवाएं या किसी की भी लगवाएं, तो कई बार एलर्जी टेस्ट भी आप करते हैं तो उसमें कुछ देर वेट करना पड़ता है। तो उसका जो प्रोसीजर है वो केंद्र सरकार ने पूरा का पूरा ICMR ने डिफाइन कर दिया है, और वो प्रोसीजर को भेज दिया है कि भाई यदि मेरे को या आपको वैक्सीन लगती है तो 10-15 मिनट वेट करना पड़ेगा। जब उसका रिएक्शन कुछ नहीं आएगा तो आपको छुट्टी मिल जाएगी, आप जा सकते हैं। अच्छा, क्या लग रहा मंत्री, जैसे मान लीजिए हमने वैक्सीन लगवाई और 15 मिनट या आधा घंटा उसका कोई रिएक्शन नहीं हुआ, तो ये क्या गारंटी है कि वो 2 दिन बाद नहीं होगा, 1 हफ्ते बाद नहीं होगा, या 1 महीने बाद नहीं होगा? इसकी भी गारंटी है कि हम आधे घंटे अगर नहीं होता तो फिर आगे नहीं होगा, ये श्योरिटी है? अभी तक तो यही मेरा जो रिजल्ट आए हैं वो यही आए हैं, और बहुत लोगों ने, जो बड़े लोगों ने लगवाई भी है, पूरे विश्व के अंदर भी लगवाई जा रही है, और दावे किए जा रहे हैं। जो दावे करने वाली संस्थाएं हैं वो कोई छोटी मोटी संस्थाएं नहीं हैं, ठीक है। तो इस वैक्सीन को मेरे को तो अनुमति शायद नहीं मिले, क्योंकि ये माना जाएगा कि मंत्री जी ने पहले लगवा ली, क्योंकि बहुत लोग पहले लगवाना चाहते हैं। अच्छा, इसमें भी कंपटीशन है कि बहुत लोग लगवाना चाह रहे हैं? बहुत बड़ी मात्रा में लगवा। तो आप चाहेंगे कि सबसे पहले आप लगवाएं ताकि ये संदेश दें, जैसे हरियाणा में मंत्री जी ने लगवाई थी? अगर मुख्यमंत्री जी की तरफ से मेरे को अनुमति मिल जाए, या हमारे मंत्री जयप्रताप जी हैं उनकी तरफ से अनुमति मिल जाए, तो मैं तो लगवा लूँगा अपने परिवार के साथ। अच्छा मंत्री जी, पूरे कोरोना काल की अगर बात की जाए तो कहाँ कहाँ आपने दौरा किया, कितने जगह आप गए, और क्या क्या वहाँ आपने कोरोना की भयावहता के बारे में देखा? ऐसा मैं 30 जिलों में गया था, जहाँ पर महिला अस्पताल में भी जाता था और जेंट्स जो जनरल हॉस्पिटल में भी जाते थे। मंत्री जी, हमने देखा है कि अब कोरोना का जो संक्रमण है वो तो जारी है, लेकिन इसके बाद भी अगर आम जनमानस की बात की जाए तो एक माहौल में अब कोरोना का जो डर है वो ख़त्म हो गया। तो आपको नहीं लगता कि अभी भी एहतियात बरतनी चाहिए, जबकि एहतियात लोगों ने कम कर दी है? अब हर चीज़ के कुछ फ़ायदे हैं तो कुछ नुकसान भी हैं। अब हमारे जयप्रताप जी ने, हमारे योगी जी ने, हमारे विभाग ने, मैं तो ये कहूँगा, या सभी प्राइवेट डॉक्टर्स ने या मेडिकल कॉलेजेस ने इस समस्या के सामने जो सामना किया, और इसको लोगों को डर निकालने के लिए उन्होंने लोगों को जो ढांढस बंधाया कि आप चिंता मत करो, ये बीमारी इतनी घातक नहीं है, और इसका इलाज हम करना सीख गए हैं, हम जान गए हैं। और 1.4 केवल मैटरनिटी रेट रह गया। जब किसी ज़माने में जब ये शुरू हुआ था तो विदेशों से ये खबर आती थी कि साहब 25% से ज़्यादा लोग इसमें मर जाते हैं,
है जी, इस तरह की खबरें आई थी तो उससे घबराहट होती थी। जिसको भी होता था शुरू में रोने लगते थे लोग, डिप्रेशन में आ जाते थे। लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार ने इतना अच्छा काम किया कि लोगों का डर निकल गया। अब डर इतना ज़्यादा निकल गया कि अब डराना तो उचित नहीं है। अब मंत्री एक बात जरूर चाहेंगे कि आपको भी कोरोना हुआ और बड़े मंत्री को भी कोरोना हुआ, लेकिन हमारे जो मुख्यमंत्री योगी जी हैं उन्होंने भी आपसे कम दौरे नहीं किए। और मुझे लगता है कि अगर मंत्रियों की बात की जाए और तमाम राजनेताओं की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी जी ने बहुत दौरे किए। चाहे कोरोना की बैठक की बात की जाए, चाहे हॉस्पिटल का निरीक्षण की बात की जाए, उसके बाद भी योगी जी को कोरोना नहीं हुआ। तो क्या माने उनकी इम्यूनिटी अच्छी थी इसलिए कोरोना नहीं हुआ? क्योंकि कोरोना ने कहीं न कहीं तो इफेक्ट उनको भी किया होगा। ये तो आप मेरे साथ अन्याय और जाति की हद पार कर गए हैं, समझे भाई। और जिसमें अभी कमाल है, एक योगी से एक हमारे जैसे साधारण आदमी की आप तुलना कैसे कर सकते हैं, मेरे तो ये समझ में नहीं आ रहा भाई। ईश्वरीय शक्तियाँ उनके साथ हैं, उनका पूरा जो तपस्वी जीवन है वो उनके साथ रहा होगा, ठीक है। तो हम तो सोच भी नहीं सकते उनसे हम तुलना करने की। आप भी कर रहे हैं तो ये उचित नहीं है, हमारे साथ अन्याय है। नहीं, मैं इस चीज़ पे आना चाहता हूँ। मेरा ये मतलब है कि क्या आप मानते हैं कि कोरोना का जो चल रहा है कार्यकाल, इसमें जी, एक सन्यासी से, एक योगी से, किसी भी क्षेत्र में किसी भी सामान्य व्यक्ति की आप तुलना नहीं कर सकते। एक ब्रह्मचारी हैं, वो सन्यासी हैं, वो योगी हैं, तो कौन सा ऐसा क्षेत्र है कि जिस क्षेत्र में हम उनके तेज के आगे खड़े हो सकते हैं? तो उनसे तो तुलना मत करिए, ठीक है। बाकी हम ये कह सकते हैं कि हमें क्यों हुआ, तो हम ये मान लेते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर रही होगी। मंत्री जी, मेरा ये भी आशा था कि क्या आप मानते हैं कि कोरोना इम्यूनिटी का एक फैक्टर होता तो लोगों को अध्यात्म, योग, मेडिटेशन पे जाना चाहिए ताकि भविष्य में भी अगर इस तरीके की कोई बीमारी आती है तो उससे निपटा जा सके? आप गौर कर लीजिए, जो लोग जिनके प्रति देश में श्रद्धा का भाव है, जो योगी हैं, संत हैं, संत समाज के अंदर, आप बताइए कि ज़्यादातर लोगों को तो नहीं हुआ। श्री रविशंकर को नहीं हुआ, बाबा रामदेव को नहीं हुआ, ठीक है, योगी जी को नहीं हुआ। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं हुआ। मंत्री जी, जिस तरीके से स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो स्वास्थ्य विभाग एक भ्रष्टाचार का अड्डा सा बन गया था। डॉक्टरों की चाहे लापरवाही, उनकी ड्यूटीज़ की बात हो, चाहे दवाओं की बात हो, हर जगह करप्शन था और लोग भी मानते स्वास्थ्य विभाग का मतलब भ्रष्टाचार। तो आपने ये महसूस किया कि वास्तव में भ्रष्टाचार था, और अगर था तो उस भ्रष्टाचार में लगाम कसने के लिए आपने क्या क्या काम किया? NHM के अंदर घोटाले के अंदर बहुत सारे डॉक्टर्स जेल गए, कई सौ की तादाद में, और वो घोटाला हुआ। ये एक ऐसी चीज़ है कि यदि लोगों को या किसी भी व्यक्ति को उसके फ़र्ज़ की याद दिलाई जाए और उसे लगाए कि जो लोग उसको चेक करने वाले लोग हैं या जो उसके साथ में काम करने वाले लोग हैं वो अच्छे हैं, तो स्वतः ही आदमी का मन परिवर्तित होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोगों से बातचीत की, वो सच में बेईमानी नहीं करना चाहते, लेकिन माहौल और वातावरण, और हमारे सुरेश खन्ना जी कई बार कहते हैं अपनी बातचीत में कि वातावरण और माहौल का जो फ़र्क है वो बहुत पड़ता है आदमी में। जब उत्तर प्रदेश सरकार के अंदर अच्छे उदाहरण, अच्छा मुख्यमंत्री, अच्छे नेता लोगों को दिखाई देते हैं तो फिर आदमी का खुद का भी मन करता है कि भाई जब ये अच्छे हो सकते हैं तो मैं क्यों नहीं हो सकता। इस बात का बहुत बड़ा फ़र्क है। तो अभी ऐसे कोई केसेस आए भ्रष्टाचार के जो जिन पे आपने कार्रवाई की हो विभाग ने? भ्रष्टाचार के केसेस तो उतने नहीं आ रहे हैं, लेकिन लापरवाही के केसेस बहुत आ रहे हैं। मंत्री, एक बड़ी समस्या रहती है कि जो भी सरकारी डॉक्टर हैं, अक्सर देखा जाता है या देखा जा रहा है कि वो अपने हॉस्पिटल खोले हुए हैं, उनकी प्रायोरिटी रहती है अपने हॉस्पिटल में आइए। अगर वो वहाँ पहले तो जाते नहीं, तनख्वाह ले रहे हैं, आराम से काम अपना कर रहे हैं, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई की जा रही है? ऐसे लोगों के खिलाफ कोई योजना है? मैं बात को दोहराना चाहूँगा कि सब वातावरण का असर होता है। वातावरण बदल चुका है। मुझे नहीं लगता कि कोई उदाहरण शायद आप दे पाएंगे अब। ये मेरे की पूरी पक्की धारणा है। अब ऐसा नहीं है कि लोग जो है हॉस्पिटल में बिना आए हाजिरी लगवा रहे हैं और कहीं और काम कर रहे हैं। ऐसा उदाहरण मुझे तो लगता नहीं। मैं तो बहुत ढूंढा, मुझे तो मिला नहीं। एक और ख़ास सवाल कि जो प्रदेश में राजनीतिक माहौल है, आपको क्या लगता है 2022 में जब आप चुनाव में जाएंगे तो प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की अगर बात की जाए तो कौन कौन सी उपलब्धियां गिनाएंगे? देखिए,
एक तो केंद्र सरकार का बहुत बड़ा सपोर्ट मिला, ठीक है। ये जो मैं उन महिलाओं से मिलने गया, उन माँओं से मिलने गया जिन्होंने बच्चों को जन्म दिया, मुख्यमंत्री जी ने बड़े सख्ती के साथ ये आदेश दिया था कि रोज चादर बदलनी चाहिए, दोनों समय का भोजन मिलना चाहिए, और तो और अटेंडेंट को भी मिलना चाहिए। हर माँ को जिसने पहली बार बच्चे को जन्म दिया है, लड़की हुई है, तो 7,000 रुपये का रजिस्ट्रेशन होता है, और उसकी पहली के साथ किया तो उसे बैंक के अंदर सीधी सीधी ट्रांसफ़र होती है। यदि आप तुलना करेंगे तो इतना बड़ा काम हुआ इसके अंदर कि पहले की तुलना में जो डिलीवरी हुई, जो जन्म हुए बच्चों का, वो काफ़ी बड़ी मात्रा में इन 4 सालों में बढ़ा। और सबसे बड़ा हृदय स्पर्शी उदाहरण मैं देता हूँ गोरखपुर का, देवरिया का, इस बेल्ट का। तो यहाँ पर एक जापानी बुखार उसके अंदर मृत्यु दर के अंदर 95% की कमी आना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये इन 3 सालों में ही क्यों हुआ, इन 4 सालों में ही क्यों हुआ, ये इससे पहले क्यों नहीं हुआ? तो उसको आप पैरामीटर मान लीजिए कि कितना बड़ा काम हुआ होगा। अब कोई डेंगू आप सुन रहे हैं, कहीं सुना है आपने डेंगू? कोई और महामारी आपने सुनी है, कोई फ्लू किसी भी तरह का कि बहुत तेजी से फैला हो? तो ये एक सेल्फ ड्राइव जो सिस्टम चलाया, कि वो ऑटोमेशन पर चल रहा है सब कुछ इस समय, उसकी एक अच्छी मॉनिटरिंग कर दी, एक अच्छी व्यवस्था कर दी, ईमानदार सरकार आ गई, ईमानदारी से काम हो रहा है, उसका प्रभाव सब जगह आप देख लीजिए। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल कि फिर वैक्सीन पे ही चर्चा हम करते हैं। वैक्सीन को लेकर जो भ्रांतियाँ फैलाई गई हैं और जो वैक्सीन आ रही है, मैं आपके द्वारा जानना चाहता हूँ, जनता जानना चाहती है कि उसके क्या क्या प्रिकॉशन लिए जाएँ और उस पर आप जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हर्षवर्धन जैसा केंद्रीय मंत्री जिन्होंने हिंदुस्तान से पोलियो ख़त्म करने का एक बहुत बड़ा अभियान चला के सफलता प्राप्त की, ये हर्षवर्धन जी की देन थी। ऐसा कौन सा लाभ हो जाएगा बीजेपी को या पार्टी पॉलिटिक्स के अंदर कि अगर ये वैक्सीन अगर हम 3 महीने बाद देते या हम 3 महीने पहले दे रहे हैं, तो इससे क्या फ़र्क पड़ना था राजनीति में? अरे हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे डॉक्टरों ने एक अच्छा काम किया है, WHO उसकी तारीफ़ कर रहा है, और छोटे बड़े देश बहुत बड़ी मात्रा में हमारी तरफ देख रहे हैं कि हमें भी वैक्सीन दो। पाकिस्तान जैसा देश हमसे वैक्सीन के लिए संपर्क बनाए हुए है, बांग्लादेश बनाए हुए है, श्रीलंका बनाए हुए हैं, सब देश हम पर यकीन कर रहे हैं, और हमारे यहाँ के कुछ लोग इस बात को नकार रहे हैं। तो ये कुछ ही दिनों की बात है, अगले महीने फिर बैठ जाएंगे आपके साथ। उस वैक्सीन लगने में राजनीतिक लोग की संख्या है कि नहीं? अभी तक उन्हें राजनीतिक लोगों को इसलिए दूर रखा गया है कि जनता के अंदर ये संदेश ना चला जाए कि सबसे पहले लाभ इन्होंने ले लिया। पत्रकारों का नंबर है कि नहीं? देखिए, मेरे को लगता है कि अगर पत्रकार कहेंगे तो उन्हें तो कोई मना करने से रहा, लेकिन पत्रकार भी इसलिए नहीं कहेंगे कि वो भी राजनीतिक लोगों से ज़्यादा जिम्मेदार हैं, तो वो भी ये चाहेंगे कि जब सबको लग जाए जब लगवाएंगे। मंत्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे उत्तर प्रदेश के मंत्री अतुल गर्ग जी। अतुल गर्ग जी के पास स्वास्थ्य विभाग है और इनका कहना है कि स्वास्थ्य सेवाओं में योगी जी की सरकार में काफ़ी सुधार हुआ है। उन्होंने आज ये भी कहा कि आने वाली वैक्सीन बिल्कुल सेफ है, जनता किसी भी भ्रम में न आए। आज के इस कार्यक्रम में इतना ही। आगे की खबरों के लिए देखते रहिए समय यूपी उत्तराखंड, सहारनपुर।